Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 5th March 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. Our first article is about Punch mission and solar cycle. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं एंड देन वी विल सी कि हाउ दिस इज एसोसिएटेड विथ सोलर साइकिल। नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है वो कल के दिन एक सोलर मिशन लॉन्च करेगी जिसका नाम है पंच। पूरा नाम है पोलारीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। पूरा पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में आप नाम याद रखिए पंच मिशन। कल नासा इसको लॉन्च करेगी। सोलर मिशन है, इसका मतलब ये है कि ये सन को ऑब्जर्व करेंगे, सन से रिलेटेड डेटा ग्रैब करके अर्थ पे भेजने की कोशिश करेंगे। तो दिस मिशन विल हैव 4 स्मॉलर सैटेलाइट्स, ब्रीफकेस शेप के या ब्रीफकेस साइज के सैटेलाइट्स होंगे जिनको लॉन्च किया जाएगा इन लोअर अर्थ ऑर्बिट, और उनका काम होगा सन के आउटर एटमॉस्फेयर को, जिसको कहा जाता है कोरोना, सोलर कोरोना, उसको स्टडी करें। ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंच मिशन इज टू अंडरस्टैंड सोलर कोरोना। सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है उसको हम लोग कहते हैं कोरोना, विच इज इन प्लाज्मा स्टेट। तो इस सन के आसपास टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में नहीं रह सकती, वो भी ब्रेक हो जाती है इनटू आयंस, चार्ज्ड पार्टिकल्स। और चार्ज पार्टिकल स्टेट को कहा जाता है प्लाज्मा स्टेट। तो मैटर कैन बी इन 4 स्टेट्स मेनली: सॉलिड, लिक्विड, वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा स्टेट। तो सन के अराउंड जो मैटर है वो मेनली प्लाज्मा स्टेट में है, मतलब चार्ज पार्टिकल्स के फॉर्मेट में है। और उसी को हम लोग सन का आउटर एटमॉस्फेयर यानी कि कोरोना कहते हैं, और उसको स्टडी करेगा नासा का यह मिशन पंच। कभी कभार क्या होता है कि सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है कोरोना, वहां से मैसिव सोलर स्टॉर्म्स या फ्लेयर्स भी रिलीज होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन के कारण हमारे लाइफ पे भी बहुत सारा डिसरप्शन होता है। जैसे कभी कभार सैटेलाइट्स को ये डैमेज कर देते हैं, हमारे अर्थ के ऊपर पावर ग्रिड सिस्टम डैमेज हो जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम को नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचता है, जो एविएशन ट्रैफिक रिलेटेड कम्युनिकेशन होता है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो कभी कभार फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कोरोनल मास इजेक्शन। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करेगा कि कब कब कोरोनल मास इजेक्शन होता है। कोरोनल मास इजेक्शन की साइकिल को समझने की कोशिश करेगा नासा का ये पंच मिशन, ताकि उसके इम्पैक्ट को ऑन आवर लाइफ रिड्यूस किया जा सके। यहाँ पे इस पिक्टोरियल इमेज की मदद से आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि क्या होते हैं सोलर स्टॉर्म्स एंड सोलर फ्लेयर्स। अगर सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है कोरोना, वहाँ पे अगर लोकलाइज्ड डिसरप्शन हो तो उसको कहा जाएगा सोलर फ्लेयर्स। बट इफ दैट डिसरप्शन इज मैसिव and that disruption travels a longer distance and if its impact is seen on earth and its atmosphere as well, तो फिर उस केस में it will be known as solar storms. तो coronal mass ejection can be, if smaller then it can be solar flares, if it is a wider one then it will be known as solar storms. आई जस्ट होप कि आपको इस पेज के सारे डिस्कशंस समझ आ रही हैं अच्छे से। सन, आपको पता है सन इज मेनली मेड अप ऑफ गैसेस हाइड्रोजन एंड हीलियम। वहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन लगातार चल रहा है क्योंकि उसका वेट जो है वो काफ़ी मैसिव है। इट इज़ लाइक एनी अदर स्टार ओनली, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैसिव वेट देर इज ह्यूज ग्रेविटी विच इज pulling all these hydrogen and helium gases together, and because of that intense implosion, internal contraction, fusion reaction is going on, and that fusion reaction is releasing immense amount of energy in the form of heat, and that has caused the outer atmosphere of sun in plasma state, because the molecules have been broken into charged particles, and those plasma state, when they get disrupted, they travel. When they travel in localized manner, solar flares. When they travel longer distance, solar storms. Both collectively can be known as coronal mass ejection. Coronal mass ejection, when they travel longer, they are known as solar storms and have
वाइडर implications ऑन आवर डे टू डे लाइफ एज वेल। जैसे कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट बेस्ड वगैरह है उनको डैमेज कर सकता है। आई होप इट इज क्लियर एंड लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग आते हैं कि हमने देखा पंच मिशन को नासा लॉन्च करेगा कल। पंच विल बी थर्ड मेजर सोलर मिशन सिंस सितंबर 2023। पिछले 1.5 सालों में ये तीसरा मेजर सोलर मिशन है। आदित्य L1 भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने भेजा था सितंबर 2023 में। इसका भी मेन काम यही था, सोलर फ्लेयर्स एंड सोलर विंड्स को स्टडी करना। वो वहाँ से कई सारे डेटा को अर्थ सरफेस पे रिले कर भी रहे हैं। फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन प्रोबा 3, इट वाज लॉन्च्ड रिसेंटली इन दिसंबर 2024। प्रोबा 3 है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन, बट इसको लॉन्च किया था इसरो ने ही। इसका भी काम यही है, सोलर विंड्स एंड सोलर स्टॉर्म्स को स्टडी करना। अब पंच मिशन भेजा जा रहा है, तो वाई सो मेनी सोलर मिशन इन रिसेंट टाइम? इसके पीछे कारण है सन का खुद का साइकिल, जिसको हम लोग कह सकते हैं सोलर साइकिल। सन का अपना जो एक्टिविटी है, हीट रिलेटेड एक्टिविटी है, वो भी एक साइकिल में फ्लक्चुएट होता है। समटाइम्स द हीट रिलेटेड एक्टिविटीज पीक अप, जिसको हम लोग कहते हैं सोलर मैक्सिमम। और उस वक्त सन को स्टडी करना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उस टाइम में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम ग्रैब कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सन। तो सोलर साइकिल मीन्स द sun related heat activities. It also moves in a cycle. Sometimes it's peak, which is known as solar maxima. Sometimes it declines, which is known as solar minima. So whenever it peaks, उस टाइम में सन को स्टडी करने से we are able to grab more data. So and recently we are seeing a peak. 23 ऑनवर्ड्स ही हम लोग एक पीक देख रहे हैं सन के हीट रिलेटेड एक्टिविटीज में। और इस पीक के दौरान अगर सन को हम लोग स्टडी करें तो विल बी गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन। इस तरीके का नेक्स्ट पीक जो है वो फिर 2035 से लेकर के 36 तक को देखने को मिलेगा। सो इफ साइंटिस्ट डू नॉट एक्ट proactively now and do not try to know more and more about sun now, probably we'll have to wait for 10 more years to have similar kind of opportunity। सोलर साइकिल के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन के अंदर इतनी हीट है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं दे आल्सो ब्रेक इनटू चार्ज पार्टिकल्स, एंड व्हेन चार्ज पार्टिकल्स मूव देन इट इज नोन एज करंट या इलेक्ट्रिसिटी। करंट के कारण ही, एंड फ्लक्चुएटिंग करंट टू बी मोर प्रिसाइज, के कारण ही फिर जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो सन के अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स लगातार मूव भी कर रहे हैं, बट इन रैंडम फैशन, एंड दैट लीड्स टू जनरेशन ऑफ current, and that current fluctuates, which leads to magnetic field. And that is the reason why sun, like earth, acts as a huge magnetic solenoid या bar magnet with having a proper north and south pole। तो किसी भी बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक लाइंस जहां से इमर्ज होती हैं उसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल, जहां पे वो इंटर करती हैं उसको हम लोग कहते हैं साउथ पोल। अब सन का जो नॉर्थ और साउथ है वो फिक्स्ड नहीं होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कभी जो नॉर्थ होता है और जो जिस जगह पे साउथ होता है, 10-12 सालों में वो फ्लिप कर जाते हैं। एवरी 11 years वी सी अ कंप्लीट फ्लिप इन नॉर्थ एंड साउथ पोल, दे स्विच देयर पोजीशन। सो जब भी फ्लिप होता है तो उस वक्त सोलर एक्टिविटीज आर ऑन देयर पीक, लीडिंग टू सोलर मैक्सिमा। एंड जब सोलर मैक्सिमा होता है तब जाकर के सन को स्टडी करना बेस्ट रहता है। तो पॉइंट इज सिंपल, सन कि हीट रिलेटेड एक्टिविटी जब पीक होंगी तब सन को स्टडी करना चाहिए। हीट रिलेटेड एक्टिविटीज जब पीक होती हैं वो वक्त वही होता है जब सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्लिप करता है। और ये जो फ्लिप है, नॉर्थ का साउथ बन जाना, साउथ का नॉर्थ बन जाना, इट हैपेंस नॉर्मली इन 10 to 11 years। सो ये पिछले कुछ साइकिल का ग्राफ बनाया गया है। साइकिल जब से स्टडी करना शुरू किया हमने सन के हीट बजट को, तब से सोलर साइकिल्स हमने बनाए हैं। सो द करेंट साइकिल इज दिस 2024-25 के आसपास सन का जो सोलर मैक्सिमम बन रहा है, एंड इट इज द टाइम व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्लक्चुएटिंग, फ्लिपिंग, एंड दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज सोलर मैक्सिमा, एंड सोलर मैक्सिमा के कारण
अभी हम लोग सन को स्टडी करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स, और इसी कारण से 3 मिशंस भेजे गए हैं। यूपीएससी ने 2022 में प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा था कि सोलर स्टॉर्म्स या सोलर फ्लेयर्स के कारण हमारे लाइफ पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। थोड़ा सोचिए, गेस कीजिए। कुछ तो मैंने बता ही दिया जैसे पावर ग्रिड्स एंड ऑल, कुछ चीज़ें खुद भी गेस कीजिए और उसके बेसिस पे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आज मैंने काफ़ी सरल प्रश्न बना करके दिया है, बट जीएस पेपर 3 में ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गिव अकाउंट ऑफ सोलर मिशंस सेंट इन लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 साल में जो भी महत्वपूर्ण सोलर मिशंस भेजे गए उनके बारे में बताइए, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई सो मेनी सोलर मिशंस आर सेंट इन रिसेंट टाइम। तो आदित्य एल1, प्रोबा 3, पंच मिशन के बारे में बताएंगे। एक और मिशन के बारे में आप बता सकते हैं, वो है पार्कर सोलर प्रोब मिशन बाय नासा। ये भेजा गया था 2018 में, बट इन 2024 लास्ट ईयर, 2-3 महीने पहले मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया था, it achieved a historic feat when it became an object sent from Earth to come closest to the sun। तो सन, इसको भेजा गया था 2018 में इसी मकसद से कि जब सन का सोलर फ्लेयर पीक करेगा या हीट बजट पीक करेगा उस वक्त ये सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। उसी हिसाब से इसको लॉन्च किया गया था 2024 में। पार्कर सोलर प्रोब was also in the news because it fly by the, the sun and it became the closest entity sent from the earth to the sun। तो इस कारण से आप इसको भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं। क्यों इतने सारे सोलर मिशन भेजे जा रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। हो सके तो कॉस्मिक मैपिंग भी बना दीजिए, इस तरीके की सन का नॉर्थ एंड साउथ पोल दिखा दीजिए, सोलर मैक्सिमम मिनिमम भी सोलर साइकिल में दिखा दीजिए। यू कीप ऑन आस्किंग कि हाउ टू राइट गुड आंसर्स। गुड आंसर्स आर दोज हु आर good in presentation, and good presentation does not mean good handwriting. Good presentation means more and more information in simplified manner, ताकि एग्जामिनर को सारी चीज़ें एक जगह आराम से दिख जाए और उसको सारी बातें बड़े आराम से समझ आ जाए। सो यू शुड बी ट्राइंग फॉर दैट ओनली। डेली आंसर राइटिंग का मकसद यही होता है। एज पर माई सजेशन, डोंट ट्राई टू स्टिक टू द टाइम लिमिट फ्रॉम डे वन। even if you take about 20 to 25 minutes to write a good answer, that is okay for a beginner, but try to make it more presentable. Presentable means the life of the examiner should become easier while reading your answer, कि उसको सारी बातें आराम से समझ आ जाए। Next topic is about Navratna status for IRCTC and IRFC. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view। तो सबसे पहले समझते हैं इन 3 स्टेटस के बारे में, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न स्टेटस। ये स्टेटस दिए जाते हैं पीएसयूज को, यानी कि सरकारी कंपनियों को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को। दिस स्टेटस इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड सक्सेसेस। तो जो बहुत सक्सेसफुल कंपनियां होंगी उनको महारत्न स्टेटस दिया जाता है, उससे नीचे होता है नवरत्न और उससे भी नीचे होता है मिनी रत्न। और मिनी रत्न में भी 2 कैटेगरियां, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। ये स्टेटस देने का काम होता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस का, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब मेन जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर किसी कंपनी ने, सरकारी कंपनी ने यानी कि पीएसयू ने 5,000 करोड़ एवरेज प्रॉफिट बनाया है लास्ट 3 साल में, तो उसको महारत्न स्टेटस दिया जा सकता है। ये थ्रेशोल्ड को घटा करके किया गया 3,000 करोड़ फॉर नवरत्न। और मिनी रत्न के लिए इन कैटेगरी 1 अगर 30 करोड़ का प्रॉफिट है एटलीस्ट इन वन ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, देन मिनी रत्न कैटेगरी 1। अगर सिर्फ प्रॉफिटेबल है, माइनर प्रॉफिट भी है, तो उसको मिनी रत्न कैटेगरी 2 का स्टेटस दिया जाता है पीएसयूज को। तो इस तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया, महारत्न बिगेस्ट या हाईएस्ट स्टेटस टू अ पीएसयू, उसके नीचे नवरत्न और फिर मिनी रत्न, उसमें भी कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 है। देखिए, जितना हायर स्टेटस होगा उससे फायदा क्या होता है, उस कंपनी को उतनी ऑटोनॉमी मिल जाती है अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या अपने नए प्रोजेक्ट रिलेटेड फैसले लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, महारत्न कंपनी है अगर, तो उसको 5,000 करोड़ तक का प्रोजेक्ट लाने का परमिशन होता है, नया प्रोजेक्ट लगाने का परमिशन होता है। नवरत्न के लिए 1,000, मिनी रत्न के लिए इट कैन बी अप टू 500 करोड़। एक और नियम है कि कोई भी कंपनी जब तक 3 साल तक मिनी रत्न नहीं रहेगी, वो भी कैटेगरी 1 में, तब तक नवरत्न नहीं बन सकती। और 3 साल तक नवरत्न में नहीं रहेगी तब तक वो महारत्न नहीं बन सकती। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न आर हियर। अब करंट न्यूज देखते हैं। तो
भारत सरकार ने हाल फिलहाल में इंडियन रेलवेज के यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के दो कंपनियों को, आईआरसीटीसी को एंड आईआरएफसी को, नॉरत्न स्टेटस देने का फैसला किया है। भारत सरकार के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो ग्रांट देती है ये सारे स्टेटस। और इंडियन रेलवेज की ये दो कंपनियां, आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी, देखिए इंडियन रेलवे जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी कर रही है वो तो है ही, चाहे कार्गो हो या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो, बट उन एक्टिविटीज़ के अराउंड कई सारे और भी एसोसिएटेड या ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए फिर अलग से स्पेशलाइज्ड कंपनियां बनाई गई हैं। जैसे आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी का काम होता है इंडियन रेलवेज में कैटरिंग या टूरिज्म को प्रमोट करना, साथ ही साथ ऑनलाइन टिकटिंग सर्विस प्रोवाइड करना। आईआरएफसी का काम होता है कि इंडियन रेलवेज के लिए फंड अरेंज करना, तो इट इज़ फाइनेंशियल आर्म ऑफ इंडियन रेलवेज, रेजिंग फंड फॉर रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ये दोनों ही कंपनियां जो है इंडियन रेलवेज को सपोर्ट करती हैं और इनको हाल फिलहाल में नॉरथन स्टेटस तक एलिवेट किया गया। सो दे हैव बिकम 25th एंड 26th नॉरथन कंपनी ऑफ आवर कंट्री। इसके साथ ही इंडियन रेलवेज की 7 कंपनियां जो हैं, ऑल लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, दे आर हैविंग नाउ नवरत्न स्टेटस। टोटल इंडियन रेलवे की 12 कंपनियां हैं जिसमें से 7 को नवरत्न स्टेटस मिल गया है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about race to secure copper deposit. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. सबसे पहले कॉपर का इंपॉर्टेंस समझते हैं। देखिए, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं या इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए कॉपर इज गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज या इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल इज वन, उसके अलावा क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी जैसे कि सोलर या विंड पावर जनरेशन और अदर इंपॉर्टेंट इमर्जिंग इंडस्ट्रीज या टेक्नोलॉजीज, इन दोनों में ही कॉपर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज इट इज़ यूज फॉर बैटरी वायरिंग एंड कनेक्टर्स। जैसे लिथियम आयन बैटरी का मेनली इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, उसके अंदर कॉपर के मदद से ही एनोड बनाया जाता है। जो बैटरी के अंदर एनोड एंड कैथोड दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसके बीच में फिर चार्जेस फ्लो करते हैं, तो उसमें से एनोड जो बनाया जाता है कॉपर फॉइल की मदद से बनाया जाता है। Copper is used for making inverters या EV chargers as well. That means copper is going to be very important mineral in coming days, क्योंकि ये सारे टेक्नोलॉजीज या इंडस्ट्रीज जो हैं इनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। इसी कारण से इनको सनराइज इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। दे आर राइट नाउ इन nascent स्टेज और मे बी इन nascent स्टेज, बट देयर फ्यूचर इज 100% ब्राइट, नो वन कैन डिनाई दिस। तो दैट इज द रीजन वाई कॉपर इज गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन फ्यूचर। यही कारण है कि भारत सरकार ने जो क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट निकाली है जिसमें 30 मिनरल्स को उन्होंने रखा है, उसमें से एक कॉपर भी है। क्रिटिकल मिनरल्स मतलब इंपॉर्टेंट मिनरल्स दैट आर गोइंग टू सपोर्ट इंडियाज इकोनॉमिक ट्राजेक्टरी इन फ्यूचर। उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 30 मिनरल्स को डिफाइन किया है एज क्रिटिकल मिनरल, उसमें से कॉपर भी है। भारत के पास कॉपर डिपॉजिट भी अच्छा खासा है, बट प्रॉब्लम इज कि उसका एक्सप्लोरेशन करना और फिर कॉमर्शियल लेवल पे उनकी माइनिंग वायबल है कि नहीं, वो अभी तक हमने ठीक से स्टडी किया नहीं है। भारत के लिए कंसर्न्स और भी बढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉपर, रीजन बीइंग कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ कॉपर जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है और इम्पोर्ट्स, कॉपर रिलेटेड इम्पोर्ट्स हैव डबल्ड इन लास्ट 5 ईयर्स। 26,000 करोड़ का इम्पोर्ट हमने किया था कॉपर का इन 2023-24। एक और चिंता का विषय है कि दुनिया भर में जहां जहां पे भी कॉपर माइंस हैं, उनमें से 50% कॉपर माइंस जहां पे प्रोडक्शन हो रहे हैं यानी कि कॉपर स्मेल्टिंग या रिफाइनिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, आर कंट्रोल्ड बाय चाइनीज कंपनीज। चाइना के पास कॉपर रिजर्व बहुत ज़्यादा नहीं है, बट चाइनीज कंपनियां जो हैं वो दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में कॉपर माइंस में कॉपर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज चाइना की सरकार ने दुनिया के अलग अलग देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि हमारी कंपनियां आएंगी आपके यहाँ, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करेंगी, स्मेल्टिंग करेंगी और रिफाइन करके दुनिया भर में बेचेंगी और लोकल गवर्नमेंट को कुछ रॉयल्टी दे दिया है। सो दिस इज हाउ चाइना इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग होल्ड as far as copper production is concerned worldwide, and that is a matter of concern for India also, क्योंकि चाइना कैन डिसरप्ट द सप्लाई ऑफ कॉपर।
And for this reason only, India is also looking forward to secure its copper supplies and boost domestic capabilities of copper production. इसी डायरेक्शन में भारत सरकार ने हाल फिलहाल में जैम्बिया जैम्बिया एक ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ देखिए जैम्बिया, दिस जैम्बिया, इसके आसपास के देश जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मालावी, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, अंगोला, ये सारे देश हैं। छोटा सा ये बाउंड्री यहाँ पे नामीबिया के साथ भी शेयर करता है एंड बोट्सवाना के साथ बिल्कुल एक जगह पे। तो ये नामी जाबी जाम्बिया जाम्बिया जिसके पास सेवेंथ लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व है दुनिया का, उसके साथ भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंतर्गत जाम्बिया विल बी गिविंग 9,000 स्क्वायर किलोमीटर का ब्लॉक इन इट्स कंट्री विच इज गोइंग टू बी रिच इन कॉपर एंड कोबाल्ट, जिसको भारत की कंपनियां अब एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं। और उसके बदले में ऑफकोर्स हम जाम्बिया को रॉयल्टी देंगे, कुछ चार्जेस देंगे। तो इस तरीके से जैसे चाइना ने पूरे दुनिया भर में अलग अलग जगह पे कॉपर एक्सट्रैक्शन का काम करना शुरू किया है और 50% पे कंट्रोल भी है, भारत सरकार इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड, इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सिमिलर काइंड ऑफ माइंस अब्रॉड विच सिक्योर्स इंडियाज कॉपर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। अगर दुनिया भर में कॉपर प्रोड्यूसर्स की बात की जाए या रिजर्व होल्डर की बात की जाए तो सबसे ऊपर चिली है, और चिली के अंदर ऑलरेडी कई सारी चाइनीज कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं। जो भारत का कंसर्न है, मोटा मोटा वैसा कंसर्न अमेरिका का भी है। हाल फिलहाल में अमेरिका की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, इट हैज लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन कि जितना वो इंपोर्ट कर रहे हैं कॉपर का, वो अमाउंट कितना है। दे हैव लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन एंड इज दैट गोइंग टू पुट अमेरिका इनटू अ ट्रबल्ड सिचुएशन, अ वल्नरेबल सिचुएशन, क्या उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर कॉपर अगर चाइनीज प्रोड्यूसर्स उनको दे रहे हैं, कल होकर के अगर चाइनीज प्रोड्यूसर्स ने कॉपर सप्लाई को कट डाउन कर दिया तो इट माइट बी ए कंसर्न, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न फॉर अमेरिका। ये इन्वेस्टिगेट कर रहा है अमेरिका कि कितना वो डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, कितना वो वल्नरेबल है बिकॉज ऑफ ओवर डिपेंडेंसी ऑन चाइना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत और यूएस दोनों ही कॉपर सप्लाई के ऊपर चाइना का एक्सेसिव कंट्रोल को लेकर के थोड़ा कंसर्न है। एंड ऑल द थ्री कंट्रीज, मेजर कंट्रीज, इंडिया, यूएस एंड चाइना, आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रोड्यूस कॉपर, मोर एंड मोर कॉपर वर्ल्ड वाइड। उस कारण से ऑल ऑफ देम आर इंटीग्रेटिंग विथ अफ्रीकन कंट्रीज। उनकी सरकारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से भारत ने भी जैम्बिया के साथ साइन किया, क्योंकि अफ्रीका इज ऑल्सो नोन फॉर ओवरऑल लार्ज रिजर्व्स ऑफ कॉपर। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे सिंपल सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about gum arabic, important from prelims exam point of view। क्या होता है गम अरेबिक, पहले वो समझते हैं। देखिए, एक बेसिक सा रेजिन है, आप कह दीजिए, या चिपचिपा सा प्रोडक्ट है जो इस्तेमाल किया जाता है कई सारे प्रोडक्ट्स में वर्ल्ड वाइड, या तो खाने पीने की चीज़ों में या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में। फॉर एग्जांपल कोका कोला के अंदर, M&M स्वीट्स, लॉरियल लिपस्टिक्स, नेस्ले पेट फूड, इन सब में गम अरेबिक एक वाइटल इंग्रेडिएंट है। इसको एक स्टेबलाइजर एंड थिकनर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो प्रोडक्ट है उसको थिक करने में गम अरेबिक काफ़ी यूजफुल होता है। गम अरेबिक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अकासिया ट्रीज। अकासिया ट्रीज के भी कई सारे स्पीसीज होते हैं, उसमें से जो अकासिया ट्रीज मेनली सब सहारन रीजन में या फिर उसमें भी सूडान के अंदर मिलता है, वहाँ के जो अकासिया ट्रीज हैं उनसे मेनली गम अरेबिक निकलता है। तो अकासिया ट्रीज कुछ ऐसे दिखते हैं। ज्योग्राफी क्लास में भी आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। लार्ज ट्रीज फाउंड मेनली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, अफ्रीका के अंदर भी पाए जाते हैं मेनली, ऑस्ट्रेलिया या एशियन सब कॉन्टिनेंट में, अमेरिका में भी थोड़े बहुत मिलते हैं अकासिया ट्रीज। अकासिया ट्रीज का एक जो जीनस है या एक जो स्पीसीज है जो मेनली सूडान या आसपास में उसके मिलता है, वो मेनली ये गम अरेबिक प्रोड्यूस करता है। दैट इज द रीजन वाई सूडान इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग अबाउट 80% ऑफ वर्ल्ड्स गम अरेबिक। बट प्रॉब्लम क्या है कि सूडान, अभी हमने अफ्रीकन कंट्रीज देखा, सूडान, सूडान के अंदर पिछले 2 साल से इंटरनल वॉर चल रहा है, जहां पे उनकी एक खुद की पैरामिलिट्री फोर्स आरएसएफ वहां की नेशनल आर्मी के साथ कन्फ्लिक्ट कर रही है। एंड दैट सिविल वॉर हैज क्रिएटेड अ लॉलेसनेस लाइक सिचुएशन। और जहां पे उनका आरएसएफ जो वॉरिंग मिलिट्री कैंप हो गया है सिविल वॉर के अंदर,
आरएसएफ जिस जिन एरियाज में कंट्रोल कर रहा है वहीं पे मेनली गम अरेबिक प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम अकासिया ट्रीज, एंड दैट इज द रीजन वाई हाल फिलहाल में गम अरेबिक का स्मगलिंग इज ऑन द राइज। यही है आर्टिकल, की इंग्रेडिएंट इन कोका कोला दैट इज गम अरेबिक इज नाउ स्मगल्ड फ्रॉम वार टॉर्न सुडान। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने C3 कोलिशन के ऊपर जो क्वेश्चन दिया था, इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इट इज नॉट क्रिएटेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बनाया गया, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा सही है, प्रधानमंत्री जिसके चेयरमैन है एंड इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो पहला और तीसरा दोनों गलत हैं। साइट्स को लेकर के एक बात की जाए, अब ये वाला प्रश्न जो है यूपीएससी में आया था। अब सोचो, ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस तो सिर्फ 6 हैं, उसमें से एक आज के टाइम में तो डिसफंक्शनल भी है। सो आईयूसीएन इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, राइट? अगर ये स्टेटमेंट सीधा सीधा आप समझ गए कि गलत है, तो फिर आपको जवाब मिल जाता है, इट इज गोइंग टू बी 2 और 3। एंड इसमें तो हमने कल सीधा ही देखा था, यूपीएससी ने 2019 में जो पूछा, सबसे ज़्यादा जो फूड आइटम हम इंपोर्ट करते हैं वो है वेजिटेबल ऑयल। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।